अच्छा ये बताएं कि अ, आज का जो ये टॉपिक है ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी क्या होती है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, एक इंसान कितना ताकतवर हो सकता है, एक इंसान कितना दौड़ सकता है, कितना कमीना हो सकता है, कितना टेंशन ले सकता है, कितना लेजी हो सकता है, कितनी दूर गेंद फेंक सकता है, कितनी टेंशन ले सकता है हमारा की तरह, कितना पढ़ सकता है, कितना दौड़ सकता है। ये समझो सिर्फ आज सिर्फ डिस्कशन है हमारी। मैं शायद पढ़ाऊं लेकिन आप लोगों से हमारी डिस्कशन ही होती है, डिस्कशन से ज्यादा पढ़ा जाता है मेरे लिहाज से। ठीक है। तो पहले तो बताएं कि फिजियोलॉजी किसे कहते हैं, व्हाट इज फिजियोलॉजी। हमारी बॉडी के अंदर कितने फंक्शंस होते हैं, क्या क्या, कौन कौन से ऐसे सिस्टम्स हैं और वो कैसे फंक्शन करते हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। तो इंसान जो है वो कितना सोच सकता है, कितना दौड़ सकता है, कितना भाग सकता है, कितना, पहले बताया कि वो हो सकता है। जी बताएं रेहान, कितना इंसान कमीना हो सकता है। दुनिया का सबसे बड़ा कमीना कौन होगा। ठीक है, बस आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे एक ह्यूमन फिजियोलॉजी के ऊपर आज लेक्चर है। ह्यूमन फिजियोलॉजी की उसकी लिमिट्स क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी की लिमिट्स है, देखो है लिमिट। ओके। ओके। व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, व्हाट कैन आवर बॉडी अचीव। ठीक है। तो कहां तक जा सकता है बताएं। हैं? जी जी, आप उसकी बात करें कोई हाँ, अब फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, सब कुछ जो बॉडी की होती है उसको फिजियोलॉजी कहते हैं। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये जो कंपोनेंट है ना, सिस्टम्स है, कलेक्टिवली फैसिलिटेट बॉडी फंक्शन, एनेबलिंग सर्वाइवल एंड परफॉर्मेंस, प्राइमरी फोर मेजर सिस्टम्स हैं। मस्कुलर है। अच्छा, मसल्स किसे कहते हैं। नहीं, हमारी बॉडी के अंदर एक तो बोन्स होती हैं और दूसरे मसल्स होते हैं, ऐसा ही है। बोन्स किसे कहते हैं और मसल किसे कहते हैं। मसल। मसल सब कार्टिलेज और बोन्स मिलते हैं वो मसल बना। ऐसे ही। जी सर, ये जो गोश्त होता है उसे मसल्स कहते हैं। हम जो गाय का गोश्त खाते हैं वो मसल्स होता है, वो ही मसल होते हैं। ठीक। अब अभी हम देख लेते हैं इसकी मसल की डेफिनेशन क्या होती है। व्हाट इज ह्यूमन मसल्स। सॉफ्ट टिश्यूज, जो मैंने बात कहा है, सॉफ्ट टिश्यूज, जो हमारी बॉडी का, आपको कट करें तो आप जो हड्डियां हैं वो बोन्स हैं, जो बाकी जितने भी सॉफ्ट पार्ट हैं वो क्या है, मसल्स। मसल्स बनते कैसे, एक है कि मसल का स्ट्रांग या वीक होना, वो आप समझ रहे हैं। मसल्स स्ट्रांग कैसे होते हैं, जब आप ये क्या एक्सरसाइज करते हैं तो क्या होता है कि मसल्स की डेंसिटी बढ़ जाती है। क्या बढ़ जाती है, डेंसिटी किसे कहते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया, या जो भी है, मैस पर यूनिट वॉल्यूम या एरिया, उसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी। जितनी आपकी डेंसिटी एक जगह ज्यादा होगी उतनी आपकी ताकत ज्यादा हो जाएगी। जिस तरह हम क्या कहते हैं कि एक कपड़े को थप्पड़ मारेंगे, कपड़ा कपड़ा को हमने एक लकड़ी को तोड़ेंगे तो वो टूट जाएगी, लेकिन कई लकड़ियां जब कटी हो जाएगी तो नहीं टूट सकेगी, वो स्ट्रेंथ होगी उसकी, क्या हो गई। इसी तरह हमारी मसल्स की स्ट्रेंथ कैसे बढ़ती है, जब हम एक्सरसाइज करते हैं और एक ही जगह अलाइन हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, मसल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मसल। ठीक हो गया। अच्छा, इस तरह हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट सिस्टम्स हैं, उनमें से एक है मस्कुलर सिस्टम, एक है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्या है? हार्ट के फंक्शंस को, ठीक है। और में रेस्पिरेटरी है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है? क्या होता है रेस्पिरेशन के थ्रू? सांस लेने का मतलब क्या होता है? इस सांस लेने के अमल से क्या होता है बॉडी के अंदर? एनर्जी पैदा होती है। वो एनर्जी कैसे पैदा होती है? वो एनर्जी कैसे पैदा होती है, क्वेश्चन ये है। में जब ऑक्सीजन यूज होता है एक्टिवेट बनती है तो इसके जरिए हमारा जो ब्लड होता है जब हम डाइजेशन करते हैं तो हमारी जो स्टोमक है उसके अंदर जो स्टार्च है वो ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। स्टार्च मेन पार्ट होता है प्लांट की फूड के अंदर बहुत ज्यादा। हम पोटैटो खाते हैं, पोटैटो के अंदर 15 to 20% स्टार्च होता है, ठीक है। अब वो स्टार्च जब हम खाते हैं तो वो स्टार्च ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है कहाँ? मैदे के अंदर, जिसको हम स्टोमिक कहते हैं या स्टोमिक कहते हैं। और वो वहां से वो आपकी ब्लड की स्ट्रीम में चला जाता है। कहाँ चला जाता है? जो भी डाइजेस्टेड फूड होती है वो आपकी ब्लड में चला जाता है और वो पूरी बॉडी के अंदर मूव करता है। जब हम सांस लेते हैं, नाक से सांस सांस लेते हैं तो क्या होता है कि कि नाक से जब ऑक्सीजन जाती है वो भी हमारी ब्लड का हिस्सा बन जाती है। जिस पूरे बॉडी में ग्लूकोज भी मूव कर रहा है, ऑक्सीजन भी मूव कर रही है, ठीक है। जहां जिस सेल को एनर्जी की जरूरत होती है वहां पर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करते हैं और वहां एटीपी बनाना शुरू कर देते हैं। अब एटीपी लंग्स में नहीं बनते, कहां बनते हैं? जहां फर्ज किया अब यहां पर एटीपी बने, जरूरत हमें यहां है, तो ज़ाहिर हम ये क्या करते हैं कि जहां उसकी जरूरत होती है ग्लूकोज भी मूव करती है, ऑक्सीजन भी मूव करती है। ऑक्सीजन को कौन मूव करवाता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है। इस तरह ग्लूकोज की ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स भी होंगी जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करती होंगी पूरे बॉडी के अंदर। अब एक होता है ग्लिसेमिक इंडेक्स, वो क्या होता है? हर चीज की एक लिमिट होती है। ग्लूकोज की भी हमारी बॉडी के अंदर एक खास लिमिट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा होगी तो वो क्या कर देगी? नुकसान। जहर किसे कहते हैं? एक्सेस ऑफ समथिंग, ठीक है। जिस तरह अगर हम साल्ट थोड़ा सा खाएं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, हमें मिनरल्स मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादा खाएं तो ब्लड प्रेशर और इस तरह ही। ग्लिसेमिक इंडेक्स क्या होता है कि वो खुराक, वो फूड जिसके हम खाएं और वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाए। शुगर अगर डायरेक्टली ब्लड के अंदर चला जाए तो उसको हम कहते हैं ग्लिसेमिक इंडेक्स। हमें वो फूड अवॉइड करनी चाहिए जिससे ग्लिसेमिक इंडेक्स बढ़ जाए। वो क्या करता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर काज कर देता है, डायबिटीज काज कर देता है। अब वो कौन सी ऐसी खुराक है जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को बढ़ाती है? वो हमें नहीं खानी चाहिए। आपकी जो वेजिटेबल्स हैं, आपका स्पेशली ये जो सैलड्स हैं, लीफी वेजिटेबल्स हैं जिसको हम सैलड्स कहते हैं, वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाती। क्यों? उसके अंदर शुगर भी होती है, ग्लूकोज भी होती है। डाइजेस्ट नहीं होता कि वो सीधा डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। ये है बात इसकी। उसमें ज्यादातर होती है फाइबर्स। फाइबर्स किसे कहते हैं? व्हाट आर फाइबर्स? फाइबर्स होते हैं स्ट्रक्चरल कार्बोहाइड्रेट्स। वो भी कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन वो किसी स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं होती स्टार्च ना, ठीक है वो। लेकिन जो फाइबर्स होती हैं, जिस तरह प्लांट्स के अंदर क्या होता है? सेलुलोज। क्या होती है? सेलुलोज। वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाती क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होती स्टोमक के अंदर, ठीक है। आपकी पेक्टिन है, सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज है, ये वो सारे कार्बोहाइड्रेट्स जो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाते, ये डाइजेस्ट नहीं होते, इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है आपके मैदे के अंदर। तो ये जाते हैं आगे छोटी आंत में, वहां पर होते हैं बैक्टीरिया जो इन सेलुलोज को खाते हैं और इम्यूनो न्यूट्रिएंट्स पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? उसके अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया, उसमें कुछ इकोलाइज भी की टाइप भी होती है और डिफरेंट तरह के बैक्टीरिया होते हैं
जो कि हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, बूस्ट करते हैं। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए फाइबर्स भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, फाइबर भी, लेकिन वो अच्छे वाले कार्बोहाइड्रेट्स है। वो क्या है? जो कि इजीली डाइजेस्टेबल नहीं है, वो आपके ग्लाइसेमिक इंडेक्स को नहीं बढ़ाते और आपको शुगर नहीं होने देते। आपकी जो चीज आपकी ब्लड के अंदर चली जाए, अगर ज़ाहिर है शुगर ज्यादा चली जाएगी तो क्या होगा? ग्लाइसेमिक इंडेक्स, और उससे आपकी शुगर हो जाएगी। उसकी ये है कि आपकी शुगर बढ़ जाएगी। ठीक है, इसलिए हमने ये आज का मकसद ये है कि हम क्या किया जाए कि हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस भी अच्छी हो। ठीक है, और जो पॉइजन ना बने, क्या ना बने? पॉइजन। और फिर दुनिया में कितनी लिमिट्स है इसकी ना, उसके लिए ये एक पहले हम ना एक वीडियो देखते हैं। मे बी यू कैन हैव बेटर आइडिया अबाउट द ह्यूमन फिजियोलॉजिकल लिमिट्स। ये व्हाट डू यू थिंक द टुडेस टॉपिक इज? क्या है लिमिट्स है? उसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि आपकी ह्यूमन जो फिजियोलॉजी है वो किस पे डिपेंड करती है? आपकी जेनेटिक्स के ऊपर। ऐसा ही है, जो आपके जीन्स हैं। पहला जो आपकी जो लिमिट्स है वो है कि आपकी इसको हम कहते हैं ह्यूमन लिमिट्स को हम एपिजेनेटिक्स भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं? क्या होती है एपिजेनेटिक्स? Around genetics. अराउंड जेनेटिक्स। क्या हो सकती है? अराउंड जेनेटिक्स। अराउंड जेनेटिक्स का मतलब है कि एक है जेनेटिक्स प्लस लाइफस्टाइल, प्लस लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का मतलब है आप डेली कितनी एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स मजबूत हो जाएंगे। न्यूट्रिशन कैसी लेते हैं? एक हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड, हेल्दी बॉडी है हेल्दी माइंड। इट मींस दैट अगर आप एक अच्छी खुराक ले रहे हैं तो आपको बॉडी के अंदर जितनी भी आपकी अगर आपकी जेनेटिक्स भी अच्छी है, ज़ाहिर मेन है कि आपकी आप हेल्दी बॉडी ले रहे हैं, क्या आपकी बॉडी उस चीज को डाइजेस्ट करके उसको, या इजीली आप उसको ऐसे एंजाइम्स हैं। फर्ज किया रेटिनोल है, रेटिना है, क्या है? रेटिना जो आपकी आईज को क्या करता है? आपको आईज की बेहतरी के लिए काम करता है, जो भी आपकी आईज के लिए जरूरी है। अब वो रेटिना कैसे बनता है? कैरेट के अंदर होती है, जब हम कैरेट खाते हैं ना,
कैरेट के अंदर होती है बीटा कैरोटीन। बीटा कैरोटीन एक प्रिकर्सर है विटामिन ए का। किसका? अच्छा, अब ये जो विटामिन ए का प्रिकर्सर है, उससे आगे विटामिन ए बनता है। ये जो रेटिनोल है, ये विटामिन ए है। ठीक है। बीटा कैरोटीन ने विटामिन ए के अंदर कन्वर्ट होना है ह्यूमन बॉडी के अंदर आगे, और एक एंजाइम है जिसे हम कहते हैं डाइऑक्सीजनेज। क्या नाम है उसका? अब एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन इन नेचर होते हैं। एंजाइम्स क्या होते हैं? प्रोटीन किस कैसे बनती है? अमाइनो एसिड से। कौन इसको जोड़ता है अमाइनो एसिड को? मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए कहां से बनता है? डीएनए से। फिर डीएनए मेक्स आरएनए, आरएनए मेक्स प्रोटीन। वो प्रोटीन एक एंजाइम बनाती है, और वो एंजाइम बीटा कैरोटीन को रेटिनोल में कन्वर्ट कर देती है। अगर वो डाइऑक्सीजनेज एंजाइम ही ना हो बॉडी के अंदर, या उसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, फर्ज किया उसकी स्ट्रक्चर ये है, ये बीटा कैरोटीन है जिसको कन्वर्ट कर देता है ऐसे पकड़ के रेटिनोल में। अगर इसके अंदर म्यूटेशन आ जाए, ये वाला अमाइनो एसिड ल्यूसीन था, अब इसकी जगह आइसोल्यूसिन हो गया। आइसोल्यूसिन होने की वजह से उसकी स्ट्रक्चर ऐसी होगी। मेरी बात की समझ आ रही है? अब ये बीटा कैरोटीन को पकड़ेगा, इट मीन बीटा कैरोटीन अब रेटिनोल के अंदर कन्वर्ट है। इट मीन जितनी भी आप उसको इन्वायरमेंट अच्छी दे दें, अगर जेनेटिक्स अच्छी नहीं है तो आपकी आईज अच्छी नहीं हो सकती। यस। ठीक है। तो आपको इट मींस बोथ आर नीडेड। एपिजेनेटिक्स वर्क्स अराउंड क्या है? जेनेटिक्स। जो आपका लाइफस्टाइल है वो भी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके पास, हेलो बच्चों, डाइऑक्सीजनेज एंजाइम ठीक है, लेकिन बीटा कैरोटीन नहीं दी, मालन्यूट्रिशन का शिकार हो जाएंगे आप लोग। इट मींस दैट बोथ आर नीडेड। बोथ। अगर आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी की एक लिमिट्स अब लोग स्टडी करें कि कौन सी खुराक खाई जाए कि कितनी मसल्स मजबूत हो सकते हैं, कितना माइंड। अच्छा, अब कॉग्निटिव क्या होता है? व्हाट इज अ कॉग्निटिव? लाशऊर। जो आपका शऊर है। ठीक है। आप किसी को ट्रेंड करना है, आप स्टूडेंट्स हैं, आपको ट्रेंड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? शऊर देना पड़ेगा। वो कॉग्निटिव कैसे डेवलप किया जा सकता है? अच्छी खुराक से, अच्छी इन्वायरमेंट से। ठीक है। क्या अच्छी इन्वायरमेंट। अच्छा, जिस तरह आजकल स्कूल में जो ह्यूमन जो एजुकेशन एंड रिसर्च के इदारे हैं, वो ऐसे इन्वायरमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं कि जिससे ऐसे जीन्स एक्टिवेट हो जो आपकी ब्रेन को मैनेज करें, और उससे आपको अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस हो। क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए कि बच्चे अच्छा पढ़ सकें, कैसी वो उसको खुराक देनी चाहिए स्कूल के अंदर कि वो एक अच्छा, कि कैसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दिया जाए, वो कौन से। अच्छा, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस कहाँ हो रही है? ह्यूमन जेनेटिक्स को। ये सारी चीजें किसको इन्फ्लुएंस करती हैं? क्यों? कि हमारी बॉडी को जीन्स है, जीन नेटवर्क। अच्छा, अब ये कहते हैं कि फर्ज किया हमने उनको एक गार्डन में बच्चों को पढ़ाया, फिर देखा कि उसके अंदर कौन कौन से जीन्स एक्टिवेट हुए हुए हैं। जीन एक्सप्रेशन हुआ हुआ है। जीन एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? जीन का फंक्शन करना। जीन का फंक्शन करने का मतलब है जीन से मैसेंजर आरएनए का बनना। ये क्या हो गया? जीन का फंक्शन, एक्सप्रेशन। एमआरएनए से प्रोटीन बननी है, ये भी जीन का फंक्शन है। उस प्रोटीन से एक एंजाइम बनना, वो भी जीन का फंक्शन है। वो एंजाइम एक ऐसा केमिकल प्रोड्यूस करता है जिससे हमारी ब्रेन की डेवलपमेंट हो रही है। जब ब्रेन की स्ट्रक्चर का पार्ट बन रहा है, आइस की रेटिना का पार्ट बन रहा है, तो वो क्या होगा? इट मींस दैट अब हमने देख, अच्छा, अब मैंने कहा ना कि एपिजेनेटिक्स क्या है? अराउंड जेनेटिक्स। कहा? जेनेटिक्स को जो चीज इन्फ्लुएंस कर रही है वो एपिजेनेटिक्स है। ठीक है। अब हम दुनिया में, अब किसी भी लिमिट्स को आपने डिफाइन करना है ना, वो कितनी की लिमिट्स में, या ह्यूमन बॉडी हिस्ट्री में कितनी तेज भाग सकता है। दुनिया का सबसे तेज तरीन इंसान कौन है? वो कितनी कैसे भागता है वो?
हीटर में चाहिए कोई लॉन्ग रन में चाहिए। ज़ाहिर है, अब सब हर एक की डिफरेंट है ना। जिस तरह अर्शद नदीम है, वो फेंक सकता है, वो जेवलिन जो भी है, जेवलिन थ्रो, वो कितनी फेंक सकता है। एक इंसान कितना, उसके अंदर लिमिट्स हैं। ये आप लोगों ने पढ़नी है, ठीक है, कि कितनी हर बॉडी की पार्ट जो है वो कितना कुछ सोच सकता है, कितना कुछ देख सकता है। और वो उनको कौन मुतासर, वो कैसे कर सकता है, जब आप उसकी ह्यूमन जेनेटिक्स को स्टडी करें और उसकी एपिजेनेटिक्स को स्टडी करें। इससे हमें पता चलेगा कि ह्यूमन फिजियोलॉजी को कैसे हम स्टडी कर सकते हैं, और उससे कैसे ब्रेन डेवलपमेंट के अंदर उसका रोल हो सकता है, आपकी मसल्स की डेवलपमेंट के अंदर रोल हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर। अगर आपकी बॉडी अच्छी ऑक्सीजन ले सकती है तो हमारी बॉडी के अंदर अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। अगर आपका हेमोग्लोबिन ही काम नहीं करता तो क्या होगा, वो ऑक्सीजन मूव नहीं करेगी, बाइंड नहीं करेगी, और पूरी वो जो बॉडी, अगर दुनिया का एक ऐसा इंसान जिसके अंदर हर चीज अच्छी कर दी जाए, उसकी हेमोग्लोबिन भी अच्छी हो और डाइऑक्सीनेज एंजाइम्स भी हो, ब्रेन डेवलपमेंट वाले जीन्स भी हो, वो कोई इस तरह का कोई सुपर ह्यूमन बन सकता है? हर लिहाज में वो फिट हो। रोबो हमारा भी तो हो सकती हो, ठीक है। तो अभी ये आज ये जो आज का सब्जेक्ट है कि इसको हम ह्यूमन को कैसे हम स्टडी करें। ये स्टडी करने का मकसद क्या है, ताकि आप लोगों को पता हो कि आप लोग भी वो अचीव कर सकते हैं, आप लोग वो अचीव कर सकते हैं, कि कैसे उसको स्टडी करें और उसको देखें कि दुनिया के वो जो वो जो बंदे हैं जिन्होंने ये चीज अचीव की है, वो कैसे की, और उसको स्टडी कैसे कर सकते हैं, थ्रू दीज एपिजेनेटिक्स, जो उसके अराउंड जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल और जेनेटिक्स को कंबाइन करके स्टडी करके हम ह्यूमन फिजियोलॉजी को स्टडी कर सकते हैं, जो न्यूट्रिशन भी इसके ऊपर अफेक्ट कर रही है, आपकी डेली एक्टिविटीज एक्टिविटीज भी एक्सपेक्ट कर रही हैं, ठीक है। अब उसके अंदर चौथा जो सिस्टम है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या होता है? ब्रेन का वर्क करना ना। ये इस तरह टू सपोर्ट फिजिकल एक्टिविटी एंड रिस्पॉन्ड भी उसको एनवायरमेंटल चेंजेस को कैसे वो रिस्पॉन्स करता है। ईच सिस्टम हैज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस किसे कहते हैं? इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन करना। अब ऐसा मेंटेन करना, इतना मेंटेन करना कि एक सेल जो है, एक उसकी कितनी एनर्जी हो सकती है। यार जब हम हमारा जो सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, एक जब ग्लूकोज और वो मिलती है और एक एटीपी प्रोड्यूस होते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोड्यूस होते हैं, और उस केमिकल रिएक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। केमिकल रिएक्शन माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहे हैं, गोल्जी बॉडीज में हो रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर हो रहे हैं, कैटाबॉलिज्म हो रहा है, एनाबॉलिज्म हो रहा है। उसके बाद एक क्या, एनर्जी प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। अब एक सेल की, हम कहते हैं कि यार बहुत वर्क करे, लेकिन वो वर्क करने के बाद इतना वर्क कर लेता है कि हीट इतनी प्रोड्यूस हो जाए और सेल ही डेड हो जाए। भी एक लिमिट्स है ना, एक लिमिट्स के बाद जाएंगे तो क्या होगा। अब जो दुनिया में ना आजकल लोग रिसर्च कर रहे हैं, वर्चुअल सेल क्या है, एक सेल बनाते हैं वर्चुअल, और उसकी उन्होंने एनर्जी मेजर करते हैं कि कितनी हीट है, कितनी एनर्जी है उसके अंदर, कितनी लिमिट्स हो सकती है उसकी। फिर अगर ये पाथवे चेंज कर दिया जाए, ये पाथवे को एक्साइट कर दिया जाए, तो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। पहले सेल के अंदर कितनी एनर्जी थी, अब इसके ज्यादा होने से कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी। फिर उन सेल्स, उस पाथवे को ज्यादा करने से, उस पाथवे को शट डाउन करने से कितनी मैक्सिमम एनर्जी एक सेल, हम क्या आजकल लोग रिसर्च कर रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करना एनवायरमेंट से, और ऑक्सीजन रिलीज करना और ग्लूकोज बनाना। इट मीन जिस पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी ज्यादा होगी, वो ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। इट मीन ज्यादा ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा, उसे क्या होगा, ज्यादा खुराक बनाएगा, जिसको हम फोटोसिंथेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अच्छा, अब वो फोटोसिंथेट वो है सोर्स, क्या है, सिंक क्या है,
फ्लावर्स, फ्रूट्स, फ्रूट्स क्या है, सिंक है। जरा ग्लूकोज कहाँ जाता है, फ्रूट्स के अंदर जाता है। अगर पोटैटो की बात करें, पोटैटो के जो ट्यूबर्स होते हैं वो सिंक है, जहां पर चीज जाकर स्टोर होती है। प्रोड्यूस जहां होती है उसे हम कहते हैं सोर्स, जहां पर जाके वो सेव होती है सिंक। इट मींस जितना सोर्स के अंदर ग्लूकोज ज्यादा प्रोड्यूस होगी या न्यूट्रिएंट्स ज्यादा प्रोड्यूस होंगे, उतना वो सिंक में जाकर उसका साइज बढ़ेगा, उसकी न्यूट्रिशन बढ़ेगी उसकी। अब लेकिन हम कितनी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, एक सेल के अंदर कितनी की कैपेसिटी है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट कर सकता है ग्लूकोज के अंदर। अगर हम उस प्रोसेस को एनहांस करते जाए अल्टीमेटली क्या होगा, इतनी हीट प्रोड्यूस होगी कि सेल डेड हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगी। फोटोसिंथेसिस, मेरी बात की समझ आ रही है ना? अच्छा है, लोग इसमें रिसर्च कर रहे हैं कि मैक्स, आप तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को यूज करते हुए सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। आपको पता है कि जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है ना, तो क्या होता है अब सोलर सेल हमने पढ़े थे, सोलर सेल क्या करते हैं, लाइट आती है तो इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और उस एक्साइटेशन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सेम प्रोसेस होता है प्लांट के सेल के अंदर। सनलाइट आती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करती है, क्या करती है, उसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। अच्छा, बाहर से कार्बन डाइऑक्साइड आती है, वो वाटर के साथ जब रिएक्शन करती है, जब इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या होती है, उस एनर्जी को यूज करते हुए हम कहते हैं ना कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है, यही ना। डार्क रिएक्शन होता है, एक लाइट रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन के दौरान क्या होता है, फोटोसिंथेसिस होती है। अब वो लाइट क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके एनर्जी प्रोड्यूस करती है। वो एनर्जी से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर आपस में मिलते हैं और ग्लूकोज बन जाता है। लेकिन अगर बाहर बहुत ज्यादा हीट आ जाए तो क्या होगा, स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे। स्टोमेटा, स्टोमेटा क्या करते हैं, स्टोमेटा ऑक्सीजन को एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सचेंज, जब वाटर, वो जो वाटर के वेपर्स हैं वो एनवायरनमेंट के अंदर रिस्पायरेशन होती है। लेकिन जब बाहर हीट होती है तो पौधे को लगता है पानी जाया हो जाएगा, तो अपने स्टोमेटा क्लोज कर लेती है। जब वो क्लोज करती है, अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, अंदर अंदर इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भी, दोनों चीजें हो रही है ना। ये देखें भी, एक तो उधर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है और साथ में इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट हो रहे हैं। हमारी बॉडी के अंदर भी ऐसा होता है, जब लाइट पड़ती है ना, हमारी बॉडी के अंदर भी ऑक्सीजन मूव कर रही होती है, सेम प्रोसेस हो रहा है। और साथ में लाइट की वजह से जो हमारे इलेक्ट्रॉन भी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हमारी बॉडी के अंदर भी हो रही होती है। ये दोनों क्या करते हैं, मिलते हैं और ऑक्सीजन के ऊपर एक रेडिकल आ जाता है, इसे फ्री रेडिकल्स कहते हैं। इसको हम रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज भी कहते हैं। अब ये क्या करती हैं, ये रेडिकल्स जब O2 के ऊपर आते हैं ना, ये समझो ऐसे ही है जैसे रेयान के ऊपर आग लगी हुई है। अब ये क्या करेगा, आग को बचाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, आग किसी पानी के अंदर मत्था मारेगा, किसी इधर दरवाजे के साथ टक्कर मारेगा ताकि आग बुझ जाए। ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जब ऑक्सीजन के ऊपर होते हैं तो ये समझो एक किस्म की आग लगी हुई है इलेक्ट्रॉन को। अब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, किसी भी माइक्रो मॉलिक्यूल के साथ जाकर उसको इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर देगा, अपने आप को स्टेबल होने के लिए दूसरी मॉलिक्यूल का बेड़ा गर्क कर देगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा, ये आपके चेहरे के ऊपर झुर्रियां पड़ती है ना, जो ह्यूमन बॉडी के अंदर ये जो झुर्रियां पड़ती हैं वो इसकी वजह से पड़ती है, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की वजह से। अच्छा, अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है, क्रीमें नहीं है, क्रीमों के अंदर विटामिन ई लगाया होता है उन्होंने। वो विटामिन ई का काम यही होता है कि वो जो रेडिकल्स है ना,
उनको दोबारा से O2 में कन्वर्ट कर देती है। ये जो क्रीमें श्रीमें आप लगाती हैं उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। क्या होते हैं? एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? इन रेडिकल्स को दोबारा से नॉर्मलाइज कर देते हैं, जिसकी वजह से सेल डेथ नहीं होती। क्या होता? सेल डेथ नहीं होती। अगर सेल डेथ हो जाए तो जुरियां पड़ जाती हैं। समझ आ रही है आप लोगों को? अच्छा, 18 साल की कुड़ी तो 25-30 साल की लगती है, बल्कि इससे भी ज्यादा। लड़के तो वैसे जवान होते हैं बेचारे, उनको तो जरूरत ही नहीं होती ऐसी चीजों की। वो उनका अंटरनल इम्यून सिस्टम इतना अच्छा होता है, उनको क्रीमों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि बचपन में उन्होंने लगाई नहीं है। मैं मजाक नहीं करता, लिमिट है। जितनी ज्यादा क्रीम लगाओगे उतना ज्यादा चेहरा भैड़ा हो जाएगा, क्योंकि आदी हो जाएगा क्रीमों का। ठीक है, मेरी बात की समझ आ रही है ना? जितना ज्यादा कोई काम करोगे, नेचर से हटोगे, अब आपको हर बार क्रीमें लगानी पड़ेगी। जो मुझे बेचारा देखना, कोई क्रीम नहीं लगाता, लेकिन फ्रेश, ताजा, खुशगवार चेहरा। वजह क्या है? हमारी बॉडी के अंदर ना ऑलरेडी इम्यून सिस्टम है, जो कि इन रेडिकल्स को कन्वर्ट कर देता है। जब हम ये जो खाते हैं, फ्रेश सैलड खाते हैं, इससे क्या होता है कि अंदर एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं। क्या होते हैं? वो क्या करते हैं कि हम उन उन रेडिकल्स को, ग्लो करनी है ना स्किन, तो एंटीऑक्सीडेंट खाएं। एक पहले मेरी गल सुन लो। अच्छा, ये है कि आपने ग्लो करना है चेहरा, तो उसके लिए ऐसे फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाएं, जो कि खुद भी ग्लोई होती हैं। ठीक है, और वो हमारी बॉडी के अंदर क्रीमों का काम करती है। ठीक है, लेकिन जब हम अपनी बॉडी को ट्रेन ही नहीं करते, जिस तरह हम मेडिसिन खा लेते हैं, फौरन एंटीबायोटिक खा लेते हैं, हम बॉडी को ट्रेन ही नहीं करते। बॉडी को, जिस तरह मेमोरी सेल्स नहीं बनते, जिस तरह वैक्सीनेशन जब हम कराते हैं तो बॉडी के अंदर क्या बनते हैं? मेमोरी सेल्स बनते हैं, जो कि उन पैथोजन को किल करने में, ये नेचर के मुताबिक चलोगे ना, जितना आप नेचर के करीब होगे, उतना आप लोग बीमारी से दूर होगे। जब आप नेचर के से दूर जाएंगे, आर्टिफिशियल चीजों के ऊपर जाएंगे, क्रीमों को लगाएंगे, तो उस टाइम तो शायद थोड़ी देर के लिए तो आप, वो भी नहीं चंगी लगती है ये लगन। ठीक है, वो अल्टीमेटली आपको पूरी जिंदगी वो क्रीमों की, वो इंडस्ट्री चल रही है, फैशन इंडस्ट्री चल रही है, उन्होंने पैसे कमाने हैं। जिस तरह मेडिसिन की कंपनी चल रही है, वो जान के कह देते हैं अब ग्लूकोज की लिमिट हो गई जी 110, नहीं नहीं, अब हमने एनालिसिस किया है कि ये 120 कर ले, चाहे 100 पे ले आए, क्योंकि जितनी अगर 110 है ना लिमिट, उन्होंने कह दी शुगर की, अब 100 आ गई है। 100 का मतलब है अब ज्यादा मेडिसिन बिकेंगी उनकी। पहले क्यों नहीं थी इतनी चीजें? पहले इतनी बीमारियां क्यों नहीं थी? पहले ऐसा क्यों नहीं था? समझ आएगी ना? ये डर का बिजनेस है। क्या है? लड़कियां तेन इदा का बंदा देखणगे ते डर डर बिठाएगा कि हम खूबसूरत नहीं लगेंगी, ये भी डर है। हालांकि नेचर के मुताबिक है, हालांकि आप ज्यादा खूबसूरत हैं बगैर मेकअप के ना। तो मेरी मेरी बात की समझ आ रही है आप तुमको? तो आप, हर चीज की एक लिमिट्स है, और अपनी बॉडी को इतना इम्यून को सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करें, जिंदगी में कभी क्रीम नहीं लगाई, शुक्र अल्लाह का। अल्लाह, हाँ। ओके, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਂ ਸਾੜ ਕੱਢਿਆ ਨਾ। ओके, अच्छा, अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। अच्छा, ये देखना रेहान, छोटा मुंडा, ठीक है, नहीं क्रीम लगाता होगा? लगाता है? नहीं लगाता। अच्छा, अब नहीं बोलेगा, हालांकि 4 क्रीम है कमरे च भी होनी है। ठीक है, समझ आ रही है आप लोगों को? जितना नेचर के करीब रहोगे, उतना अच्छा रहोगे। मैं मजाक नहीं करता। जितनी दवाइयां कम खाओगे, आप एक्सरसाइज करोगे, अच्छी फूड खाओगे, कॉग्निटिव, आप कॉग्निटिव एबिलिटी, कॉग्निटिव किसे कहते हैं? सोचने की सलाहियत, सोचने की। अच्छा, अब हम कैसे कॉग्निटिव बिहेवियर को ज्यादा अच्छा पढ़ा सकते हैं? उसके लिए सबसे पहले क्या है कि आपको ये पढ़ाया भी जाए, थ्योरेटिकली भी पढ़ाया जाए, साथ में प्रैक्टिकली भी। जितना ज्यादा प्रैक्टिकली चीजों को पढ़ाएंगे, उतना कॉग्निटिव बिहेवियर वो ज्यादा अच्छा होगा। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटी को, क्रिएटिविटी को इनहांस कैसे कर सकते हैं, उसके ऊपर भी स्टडी करनी चाहिए। आगे आ गया। अच्छा, अब है
ये देखो ना, कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑक्सीजन इज क्रूशियल फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, सारी मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया। अब बायोकेमिकल प्रोसेस प्रोड्यूस energy. So efficiency of this system recognize how well human can sustain physical exercise exertion, particularly during high intensity activity. ठीक है। नर्वस सिस्टम क्या होता है, उसके अंदर ब्रेन होता है, स्पाइनल कार्ड होता है एंड पेरिफेरल नर्व्स होता है, सेंट्रल बॉडी फंक्शन इट प्रोसेस भी। अच्छा, लिमिट्स क्या है, इसको पढ़ो आप पढ़े इसको, फिजियोलॉजिकल लिमिट्स ऑफ ह्यूमन परफॉर्मेंस। अल्लाह, ये तो उठ के आप लोग कहाँ आ गया, ये साइकोलॉजी फिजियोलॉजी कौन सी सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में आ गए, कोई छह चंगी नहीं है आपके अलावा, अस्तगफुरुल्लाह। तो अब है कि फिजियोलॉजिकल लिमिट्स क्या है, इसके बारे में पढ़ेगी डॉक्टर हमारा। हाँ, The exploration of human performance reveals intricate physical limits influenced by a variety of factors, including genetics, training, nutrition, and psychological aspects. Okay? Endurance, strength, and speed are three primary dimensions used to assess these limits. Each has distinct physiological. क्या होते हैं प्री रिक्वेस्ट, आप यहाँ दाखिला लिया आपने, आपका प्री रिक्वेस्ट क्या था, प्री मेडिकल, ये आपका बैकग्राउंड। आगे Dictate the performance thresholds achievable by increaser. Endurance, runners exhibit remarkable adaptations from consistent training. Their bodies undergo various physiological changes, including enhanced cardiovascular efficiency, increased mitochondrial density within muscle cells, and improved muscle oxidative capacity. These adaptations facilitate prolonged efforts, allowing athletes to sustain activity levels that push the boundaries of human capability. क्या समझ आ रही है इससे, उसको थोड़ा सा बताएं आप, क्या समझ आ रही है सारी चीजों से, क्या आप प्लीज तो बताना है कि वो जब दौड़ता है तो उसके मसल ज्यादा अच्छे से वर्क करते हैं, इंक्रीज हो जाती है माइटोकॉन्ड्रियल। ठीक हो गया। ये वो फिर आगे, डेवलपमेंट ऑफ मसल्स मास एंड न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन अलाउ इंडिविजुअल टू लिफ्ट एक्सेप्शनली हाई हैवी वेट। ठीक है। अभी कोई वो पाकिस्तान के एक बंदे ने वो क्या कौन सा 40 kg वाला नहीं 400 kg वाला वो लिफ्ट किया है ना, तो इनाम भट्ट था, लो भट्ट ने अभी वो रिकॉर्ड बनाया उसने। वो इट मीन्स दैट दुनिया के अंदर पाकिस्तानी अगर कोई कर, एक बंदा भी कर सकता है तो एनी वन कैन। ठीक है। तो उसके लिए फिर हमें वो स्पेसिफिक एनवायरनमेंट चाहिए, स्टडी भी चाहिए, आपको पता भी हो जाए, और एक हौसला चाहिए कि आप कर सकते हो, यकीन भी चाहिए कि ये काम करूंगा तो मैं कर सकता हूं, वो अंदर से वो यकीन भी चाहिए। ठीक है, आगे पढ़े। Progressive overload lead to muscular hypertrophy and increased power output. The physiological adaptations relating to strength are quite distinct from those in endurance sports, underscoring how specific training can mold the body's performance capability. अब शाहीन अफरीदी ने 100 विकेट्स ले लिए। वो सुना है कि पहले वो बट्टा मारता था, बट्टे का पता है, बॉलिंग करवाता है तो ऐसे, अब वो बिल्कुल सही करवाता है बॉलिंग, वो लेफ्ट हैंड से, सॉरी। तो अब ये करता है, तो उसके भाई ने उसको बताया कि आप ना बटा मारते हो, आप नहीं जा सकते। 14 साल का था तो उसके भाई ने उसकी ट्रेनिंग की, उसको यकीन था कि ही कैन डू एवरीथिंग। तो आप 100 विकेटें ले ली उसने T20 में ना, तो दैट्स अब दुनिया का फर्स्ट ओडीआई में पता नहीं बॉलर भी बन गया है वो ना। तो, नहीं नहीं नहीं, अब देखो ना ओडीआई में कब गया, रिसेंट हुई है ओडीआई में ये है शाहीन अफरीदी है पहले नंबर पे, ओडीआई में शाहीन अफरीदी है ना। तो लेकिन ओडीआई में दोनों टॉप 1 पे पाकिस्तानी है, इधर से बाबर आजम है बैटिंग में और बॉलिंग में। इट मींस दैट एनीवन कैन अचीव, इफ वन कैन अचीव एनीवन कैन अचीव। ठीक है।
लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? हिम्मत, रिसर्च भी चाहिए कि वो कैसे हुआ है, स्टेमिना भी। लेकिन स्टेमिना आ ही जाता है जब बंदा मेहनत करना शुरू करता है ना, मजाक नहीं करता। जब बंदा ना, मैं बीएससी ऑनर्स में ना, जब आपकी तरह बीएससी कर रहा था 7वें सेमेस्टर तक यही लगता था कि मैं नहीं कर सकता कुछ, मैं निकम्मा रहूंगा। जब मैंने इंटर्नशिप की ना, इंटर्नशिप मैंने की थी 1 महीने के लिए अली खान तरीन फार्म। अली खान तरीन फार्म का पता है? जहांगीर तरीन का जो फार्म है लोधरा में। वो क्या करते थे कि हमें सुबह 5:30 उठा लेते थे, नमाज पढ़ते थे, नाश्ता करते थे, 6:30 बजे हमने उधर ना एक जगह इकट्ठे होना होता था, वहां पर असेंबली होती थी, वहां पर फिर हमें वर्कर्स दिए जाते थे, फिर हमने प्रूनिंग करनी होती थी, ऑर्चर्ड में ले जाते थे हमें, को हमारा एग्रीकल्चर का फील्ड था। ऑर्चर्ड में मैंने उधर पूरा दिन ना उनसे कभी मैंगो हार्वेस्टिंग करवानी है, कभी उनसे पिकिंग, चिलीज की पिकिंग करवानी है, कभी हमने उधर कोई फर्टिलाइजर डालना है, और ये सारा दिन हम काम करते रहते थे। वे दो दो 1 से 2 बजे तक खाने की ब्रेक होती थी, फिर 2 बजे के बाद 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक कंटिन्यूसली 1 महीना काम किया हमने। जब हमने काम किया ना तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया कि आई अगर ये 1 महीना में काम कर सकता हूं तो मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। इट मीन मैंने किया ना काम, और मैंने उठा हूं, मैं काम करता रहा हूं, और मुझे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि पीएचडी के दौरान इतना काम किया कि आज माशाल्लाह आप लोगों के सामने हूं। वो क्या है कि आपको कॉन्फिडेंस देना पड़ता है। आप कॉन्फिडेंस देंगे कैसे? जब एक रूल्स एंड रेगुलेशन हो कि आपको लाजमी आना है, टाइम पे आपको छुट्टी होगी, और आपका ये मेहनत है, अगर मेहनत करोगे नहीं रिवार्ड मिलेगा। कल मैं लम्स गया हुआ था, वहां पे मैंने प्रोफेसर से यही बातें की कि लम्स में ऐसा क्या होता है कि बीएससी के स्टूडेंट डायरेक्ट पीएचडी में एडमिशन हो जाता है यूएसए में। कहता हम उसको डिसिप्लिन सिखाते हैं, जो नहीं पढ़ता उसको फेल कर देते हैं। हम ये नहीं कहते क्लास में आओ या ना आओ, हमें पता है, उनको पता है कि ये ना ही कोई सिफारिश आनी है वहां पर, कोई सिफारिश आ ही नहीं सकती। अगर को आएगी तो वो एंटरटेन भी नहीं होगी। इसलिए हर बंदा क्लास में आएगा, पेपर में फेल होगा तो होगा, ये नहीं है कि फिर हम उसको क्रिएटिव बनाते हैं, उसको कुछ केस स्टडी से पढ़ाते हैं, उनको प्रैक्टिकली सारा वो चीजें भी पढ़ाते हैं, और उनको फिर हम वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक वो सब्जेक्ट भी ऑफर करते हैं जो उनको उसके जो इंटरनेशनल डिमांड है जिनकी ना। तो इस तरह करके हम उनको वो चीजें सारी, तो वाकई आपको देखता है कि एमबीए का जो ग्रेजुएट होता है लम्स का, वो फॉरेन किसी अच्छी जगह दुनिया में उनको सीईओ लेवल पे जॉब मिल जाती है, इवन हर शोबे के। वजह वजह क्या है कि वो एक खास अब जापान में बच्चों को क्या करते हैं कि सुना है कि जापान में पहले 7-8 साल बच्चों की ना फिजिकल और मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर काम करते हैं। उनको फिजिकली इतना मजबूत करते हैं और मेंटली उसको स्ट्रॉन्ग करते हैं कि ये आपकी लिमिट्स हैं, ये काम करोगे तो रिवार्ड मिलेगा, ये काम मिले नहीं, ये करोगे तो ये सजा मिलेगी, और ये आपके हक हैं, ये आपके हकूक हैं, ये आपके प्राइज है। आपका हक ये है। हकूक और प्राइज में फर्क क्या होता है? जो हम अ, जो आपको बल्कि आपका हक क्या है कि हम आप लोगों को अच्छा पढ़ाएं। मेरा आप लोगों का मेरे को मेरा आप लोगों के हकूक क्या है? आपको अच्छा पढ़ाना। लेकिन आप लोगों के फर्ज क्या है? अच्छा पढ़ना, अच्छा परफॉर्म करना, ये आपके प्राइज है। ये पहले 7-8 साल में बच्चों को बता देनी चाहिए। उनको बताएं कि ये ईमानदारी क्या होती है, उनको बताएं इंसाफ क्या होता है, उनको बताएं कि झूठ बोलने से क्या नुकसान होते हैं, उनको बताएं कि ये सारी चीजें पहले 7-8 साल में प्रैक्टिकली बच्चों को बता दें। चाहे साइंस ना सिखाएं, उनको कुछ ना सिखाएं, उनको एक इंसान बना दें। झूठ नहीं बोलना, अपनी मेहनत के ऊपर काम करना है, उसके मसल्स बॉडी को स्ट्रॉन्ग कर दें, उनको एक्टिविटीज करवाएं, उनको ये सारी जो है ना उनके अंदर अच्छी खुराक दें, न्यूट्रिशन वाली खुराक दें, हेल्दी बॉडी बनाएं, उनको मेहनत का आदी बनाएं। हम ये अजीब सा कंसेप्ट है, मैं बड़े मुझे ना भैड़ा लगता है, चाइल्ड लेबर, लेबर। मैं मेरे लिहाज से मुझे नहीं लगता कि आप लोग इसके बारे में क्या कहते हैं।
ये बहुत ही मिसकंसेप्शन है। बच्चों को मेहनत करनी चाहिए। अब स्कूल के बच्चे जापान में खुद पौधे ग्रो करते हैं, कोई उधर सारी खुराक उन्हीं पौधों से, कि जो फ्रूट्स है ना, जो वेजिटेबल जो ग्रो करते हैं उसी से दोपहर को वो खाना खाते हैं। कोई स्वीपर नहीं है वहां पर, वो बच्चे खुद सफाई करते हैं। एग्जैक्टली इस काम के लिए, हाँ, इस काम के लिए वो कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बच्चों को, आप लोगों को, अब तो माएँ आजकल की ड्रामी है, ये मेरी बेटी है, आप ही जो दूजे घर जाएगी कम कर लेगी, भी पहले कम क्यों नहीं सिखाना उन्होंने? ठीक है, आजकल मम्मी डैडी का मतलब है बच्चे ਜਿਹੜੇ मम्मी डैडी बच्चे ਜਿਹੜੇ अपने आप कहते हैं कि ਅਸੀਂ मम्मी डैडी बच्चे हैं, ਉਹ उस ये इस फैशन ने ये मुआशरा तबाह किया है, इस फैशन ने कि हम मम्मी डैडी हैं। ये क्या है कि ये साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में डाला गया है, जो फैशन है मम्मी डैडी में होना, ये फैशन है। ठीक है, हमारी माएँ अक्सर कहती हैं और छोटे बच्चे थे मम्मी डैडी ये है। दिस इज रियली बैड, दिस इज अ बैड मैनर्स। ऐसा ही है ना, मम्मी डैडी नहीं होना चाहिए बच्चों को। बच्चों को छोटे होते काम करना चाहिए। ठीक है, जो 7 साल तक, 7 साल तक जो बच्चे की बॉडी डेवलप हो जाती है ना, वो पूरी जिंदगी वैसी ही रहती है। अगर 7 साल वो झूठ बोलेगा तो पूरी जिंदगी झूठ बोलेगा। 7 साल तक वो मुनाफिकत करेगा तो वो पूरी जिंदगी है, क्या कह रहे हैं, मुश्किल हो जाता है। एक चीज है ना कि 7 साल तक आप बच्चों को जिस तरह का बना देना, वो वैसे हो जाता है। ये तो मेरी पर्सनल भी है कि मैंने अपने बच्चों के साथ जिस तरह किया है ना, मुझे पता है कि एक दो बेटियों को मैंने अब माँ के हवाले कर दिया तो वो निकम्मी रहेगी, जिसको मैंने ट्रेन किया वो ठीक है। मजाक कर रहा हूँ, जस्ट किडिंग। अच्छा, नया नया बच्चा था, जो जो भी है तो उसको, अच्छा, अब मुझे पता था, मैं मजाक कर रहा हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटियां दोनों अच्छी हैं और बेटा भी दो बेटियां मेरी, एक बेटा भी, माशाल्लाह। तो अच्छा, ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को कि पहला 7-8 साल चाहे बच्चों को कुछ ना पढ़ाएं, सिर्फ एक अच्छा इंसान बना लें। उसकी ये जो लिमिट्स हैं, जो हमने आज फिजियोलॉजिकल लिमिट्स बनाई हैं, उसके मुताबिक बच्चे को ग्रूम कर दें, उसको खेलें, उसको फुटबॉल खिलाएं, उसको नेजाबाजी सिखाएं, उसके मसल्स मजबूत करें, उसकी बॉडी को, उसको मेहनत का आदी बनाएं, उसको उसको अंदर ईमानदारी सिखाएं। ऐसा ही है ना, नहीं होनी चाहिए ईमानदारी? ईमानदारी, उसको पता होना चाहिए इंसाफ क्या है, उनको पता होना चाहिए झूठ के सजा क्या है, झूठ बोलने से क्या होगा। ये उसकी मेंटल क्या है कि अगर ऐसे कॉग्निटिव बिहेवियर उसका चेंज हो जाएगा, उसे, उसको पता होगा कि मैंने काम नहीं करना तो मैं आगे बढ़ नहीं सकता। अगर हमारे तो है, अब बड़ा भाई बाहर गया है, असि काम नहीं करना, मैं गवर्नमेंट जॉब मिलनी है, ऐसी जॉब चाहिए जहां काम ना करना पड़े, जॉब बड़ी अच्छी है काम नहीं करना पड़ता। ये हमारी थिंकिंग है। इस थिंकिंग को कैसे चेंज करेंगे रेहान, आप बताएं। तो बनना होगा, हम हार्ड वर्क जब करेंगे आदि आदि होंगे तब हाँ, ही हम तब भी हम ये कर सकते हैं। मेहनत के आदी, मेहनत के आदी कैसे होंगे हमारा, हाँ, एक तो है ना, बच्चों को हम नहीं ना मेहनत कराएंगे, बच्चों अभी बच्चे हैं, उनको नहीं पता किस चीज का, उनको आराम से बिठाई रखेंगे, वो आराम से बैठे रहेंगे। बच्चों को मेहनत का आदी बनाए पहले। मेरे लिहाज से हम कहते हैं ना कि बड़े होके जब हम बूढ़े हो जाएंगे, एक मिनट, जब हम बूढ़े हो जाएंगे, जब आप बूढ़ियां हो जाएंगी, तो आप चाहेंगे कि आपके बच्चे आपकी खिदमत करें। ये ख्वाहिश होती है ना हर माँ बाप की, यार मेरे बच्चे मेरे साथ रहे, मेरी खिदमत करें। जब वो छोटे थे तब आपने उनसे खिदमत करवाई नहीं, उनको इस तरह का आदी बनाया नहीं, उनको बताया नहीं कि बड़ों की रिस्पेक्ट कैसे करते हैं। उस टाइम तक क्या, और जी तेरी फुफो है ना, सारा मसाइल ही वो है। जो तुम्हारा ये मामा है ना, ये जो तेरा कजन है ना, ये बड़ा फ्रडिया है। ठीक है, नफरत डाली गई है हमें
नफरत डालते हैं, उनको कहो कि ये आपका रिस्पेक्ट वाला रिश्ता है, इनकी इज्जत करें, ये कोई काम कहता है तो करे। ठीक है, अगर कोई हमारे तो बचपन में भले का बाबा भी को डांट देता सी ना, तो घर वाले माइंड नहीं करते थे, वो कहते थे ठीक है यार मेरे बच्चे की ट्रेनिंग हो रही है। आजकल ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਲੜ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਤੇ ਹੈ क्यों किया ਤੇ है क्यों किया। क्या ये माएँ ठीक होंगी ना तो मुआशरा ठीक होगा। आजकल मोबाइल, अच्छा अब माएँ क्या करती है, खाना खिला रही है साथ मोबाइल दिया हुआ है, कॉग्निटिव सत्यानाश हो गया बच्चे का। हमने क्या किया हो, मैंने क्या किया, मैंने मेरी मेरी बेगम बहुत अच्छी है इस मामले में, वो खुद मेहनत करती है। ठीक है, कभी भी बच्चों को हमने मोबाइल नहीं दिया अभी तक। मेरी बेटी अब 11 साल की है, 12 साल की है, हमने उनको अभी तक मोबाइल नहीं लेके दिया। हाँ, क्या करना है, घर में लैपटॉप लेके दिए हुए हैं, और लैपटॉप के साथ चेयर नहीं रखी हुई, बल्कि ये लैपटॉप पड़ा है ना, अब उनको वो जो गैजेट्स हैं, जो चीजें हैं, वो इस्तेमाल करती हैं, लेकिन एक खड़ा होके भी इस तरह खड़ी होके वो देख रही है, उसकी मम्मा किचन में देख रही है उसको। ठीक है, ताकि वो आपको पता ना कि आजकल तो हर चीज ही गलत हो रही है। ठीक है, तो उसका ये फायदा है कि वो जितना भी देखती है उसकी मसल्स वगैरह ना, वो चीजें इफेक्ट नहीं होती, और फिर थोड़ा देखती उसकी वजह से फायदा ये होता है कि वो ज्यादा नहीं देख सकते जितनी उनकी लिमिट्स है। ठीक है, मैं मजाक नहीं करता, मेरा बेटा है ना, वो 7 साल का है, हमने उसको, वो अपनी माँ का इतना कहना मानता है, उसकी माँ ने कहा है ना कि पूरे दिन में 1 घंटा, तीनों ने 1 घंटा कंप्यूटर देखना है, वो 1 घंटा ही देखता है। और फर्ज किया आप उसका जी करता है ना मैं थोड़ा सा ज्यादा देख लूं, तो अपनी बहन को कहता है आप अपने 10 मिनट मुझे दे दो, वो उसकी बहन उसको 10 मिनट दे भी देती है, फिर वो सिर्फ 50 मिनट देखती है। कैन यू इमेजिन कैसा होता होगा। ऐसा होता है। मेरा बेटा, अक्सर मैं बाजार जाता हूँ ना, अपने बेटे के साथ चला गया, 7 साल का है, मैं उसको 100 रुपया दे देता हूँ या 200 रुपया दे देता हूँ, जाओ स्टोर से ना चीजें लेकर आओ अपनी बहनों के लिए। भाई बहनों का ख्याल रखते हैं ना। अगर अभी से मैं उसको बताऊंगा तो बड़ा होगा, 1 मिनट, वो बड़ा हो गया अपनी बहनों का क्या रखेगा ना। अगर अभी से मैंने उसके उसके जहन में डाल दिया कि ये तेरी बहनें हैं, तूने इसका क्या रखना है, अब मैं क्या करता हूं, उसको 100 रुपया देता हूं, 200 रुपया देता हूं, मैं स्टोर के बाहर खड़ा हो जाता हूं, जाओ अपने लिए और बहनों के लिए चीजें ले आओ। वो जहां से 30-30 रुपए की कोई बिस्कुट ले लिए, 90 रुपये हो गए, अब वो समझता है यार 10 रुपये रह गए तो मामा वाली कुछ है नहीं ली, वो एक 10 रुपए की चीज लाएगी जो हमारे दोनों के लिए होगा। फर्ज किया उसने टॉफियां ली और अपनी खा ली घर जाने से पहले, मेरे बेटे ने घर जाने से पहले कोई टॉफी खा ली, अब वो अपनी बहनों की वाले हिस्से को टच नहीं करेगा, वो घर जाएगा अपनी बहनों को देगा, अगर उसकी बहनें कहेंगी भी तुम ले लो, वो नहीं लेता, कहता ये तुम्हारा हिस्सा है। अच्छा, मेरे बेटे का नाम है उमर। ठीक है, मैंने उनको बताया कि उमर अदलो इंसाफ वाला था। ठीक है, अब वो क्या करता है, मैंने कहा तूने पूरी जिंदगी अदलो इंसाफ वाला रहना है, इवन तुम्हारी बहनें भी गलत होंगी तो उनको भी सजा देनी है तूने। ठीक है, अब मैंने कुछ उसकी ना जहनी ट्रेनिंग की, अब वो वाकई अल्लाह ताला, बाकी तो काम अल्लाह मियां ने करने हैं, बाकी तो काम हम इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, इंसान सिर्फ कोशिश कर सकता है, जो नतीजा है, अगर हम, मैं ये करूं कि मैंने ट्रेनिंग में पढ़ा ही, मैं मगरूर, मगरूर नहीं बनना चाहिए बंदे को, वे इंसान को गुरूर में भी नहीं आना चाहिए। ऐसा ही है कि मैंने जो काम किया है इससे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, है ना, तो ये भी गुरूर है। ठीक है, मैं अपने अंदर से मैं निकालें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं, जो मैं अक्सर आप लोगों ने अंदर तसव्वुफ लेकर आना है कि मैं नहीं, हम कर सकते हैं, अंदर मैं ही सब कुछ हूं, हम सब हैं, हर कोई, अगर एक बंदा कर सकता है हम भी कर सकते हैं, हर कोई कर सकता है। ठीक है, अपने अंदर आजिज़ी लेकर आए, क्या लेकर आए,
इंशाल्लाह आजिज़ी आएगी आप लोगों के अंदर। और ये तकरीबन पढ़ ही लिया, इसको और डिटेल से आप लोगों ने पढ़ना है, और नेक्स्ट इसी में से टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज। सर, जी जी। आप हमारी